चलिए इन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये अंतिम यात्रा अम्मा की है। सीधी तस्वीरें चेन्नई से, और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, इन तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं, क्योंकि भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े राजनेता, कलाकारों की मौजूदगी भी अम्मा के ऑफिशियल आवास पे रही। और अब अंतिम विदाई के लिए जिस तरह से जन सैलाब, जन हुजूम या भीड़ कह लीजिए, ये बताने को काफ़ी है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी, कितनी ज़्यादा लोगों के दिलों में वो राज करती थी। ये कलाकार के साथ राजनीति में भी अपनी पहचान, और एक ऐसी अटूट पहचान जिसकी बानगी को समझने के लिए कम से कम इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जिस वक्त ये खबर बाहर आई कि जे जयललिता, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उनके चाहने वाले अपोलो अस्पताल के बाहर सैकड़ों और हजारों की तादाद में पहुंच गए। स्थिति गंभीर होती गई, चुनौतियां प्रशासन की बढ़ती गई कि आखिर उनके चाहने वालों को किस तरह से शांत कराया जाए। पल पल खबरें, पल पल वो अपडेट चाह रही थी, दुआओं के लिए हाथ उठने लगे। दुआओं में सिर्फ उनकी सलामती की उम्मीद, चाह। लेकिन रात 11:30 बजे 5 दिसंबर 2016 को अम्मा ने आखिरी सांसें ली, और उसके बाद न केवल राज्य बल्कि पूरा देश में इस खबर के बाद शोक की लहर है। अब इन तस्वीरों को देखकर भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जयललिता के अंतिम यात्रा में लोग उनके दर्शन को उमड़े हैं, अपने चहेते को अंतिम बार देखने की कोशिश में हैं। ना केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम बड़े शख्सियत भी वहां पर अंतिम दर्शन को पहुंचे। थोड़ा सा उनका राजनीतिक करियर हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। जयललिता अपने राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन के बाद सत्ता में लगातार दूसरी बार आने वाली तमिलनाडु में पहली राजनीतिज्ञ थीं। इसे महज इत्तेफाक नहीं कह सकते, क्योंकि एमजीआर की हैट्रिक के बाद से कोई भी अब तक तमिलनाडु में लगातार दूसरी पारी नहीं खेल पाया था। वैसे पिछले कई दशक से द्रविड़ प्रदेश में राजनीति बारी बारी से कभी जयललिता और करुणानिधि के इर्द गिर्द घूमती रहती, लेकिन पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा कि जब सत्ता में वापसी उन्होंने जिस अंदाज में की, वो बड़ी ही धुआंधार थी। वैसे तमिलनाडु में सिर्फ एमजी रामचंद्रन ही थे जिन्होंने 1977 से लेकर 1988 तक लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाया था। वैसे एमजीआर की राजनीतिक वारिस जयललिता ने ये 6ठी पारी भी खेली। जयललिता की जीत में उन 60 लाख युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम मानी जाती रही, जिन्होंने पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पीछे भी एक कैलकुलेशन कहा गया। करुणानिधि की उम्र का फैक्टर और जयललिता की उम्र का फैक्टर युवाओं के मताधिकार के इस्तेमाल के बीच में आता रहा, क्योंकि उस वक्त करुणानिधि की आयु 92 साल थी और जयललिता की आयु 68 साल थी। तो इसलिए जब युवा मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ, जब प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने की स्थिति थी, तो उस वक्त ये युवा मतदाता 68 साल की अम्मा को तरजीह देता दिखा और ज़्यादा भरोसा करता दिखा। वैसे ये कैलकुलेशन भी ज़रा समझिए कि किस तरह से उनका जुड़ाव था। उनका जुड़ाव लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में। एक अम्मा की शख्सियत को हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। तमिलों के बीच में अम्मा नाम से लोकप्रिय जयललिता 5 साल के कार्यकाल में जनता को लुभाने वाले से खूब काम करती दिखी। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की थी, जहां पे बेहद कम दाम में भोजन मुहैया कराया जाता है। इतना ही नहीं, जयललिता अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड ही उन्होंने शुरू कर दिया। तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, अम्मा सीमेंट,
कम कीमत पर बाजार में अवेलेबल हैं। यही नहीं, खाने से लेकर फिल्म तक की टिकटों की तस्वीर भी टिकटों की कीमत भी उन्होंने कम करवा दी। ये देखिए पुरानी तस्वीर है उनके ऑफिशियल आवास की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और वहां पे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे पहुंचे और ये कहा गया कि पीएम भी जब वहां पे पहुंचे तो वो भी वहां पर भावुक हो गए। देखिए, बहुत विवादास्पद राजनीतिक करियर भी कहा गया कि जयललिता कर रहा है। कई आरोप लगे, कई घोटालों की बात हुई, कई बार अपने शौक के लिए भी जयललिता बेहद चर्चा और सुर्खियों पे रही। वो वक्त भी याद है जब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अपने दत्तक ये देखिए, ये तस्वीरें सीधी चेन्नई से है, जहां पर अंतिम यात्रा पर जयललिता जा रही हैं, अम्मा जा रही हैं और इन तस्वीरों में लोगों को आप देख सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है जो साउथ की राजनीति में देखा जाता है, शख्सियत के साथ जुड़ाव की बात कही जाती है। एक भावनात्मक जुड़ाव कम से कम साउथ में देखा जाता है। ये भी कंपैरिजन किया जाता है कि साउथ की राजनीति, साउथ के जुड़ाव और नॉर्दर्न राजनीति या नॉर्दर्न लोगों की कनेक्टिविटी में कितना फ़र्क है। तो शायद इसकी भी वानगी को पेश करने के लिए तस्वीरें काफ़ी हैं। लोग भगवान के तौर पर मानते थे। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी भी मरीना बीच पर मौजूद हैं, जहां पे अंतिम संस्कार होना है अम्मा का। वहां पे राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। ये भी बताते हैं कि आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस के साथ अम्मा ने राजनीति में वापसी जो उन्होंने मतलब की थी, जब एक कहा गया कि रामचंद्रन के बाद वारिस के तौर पर कौन होगा, तो उन्होंने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। और ये कहा गया कि जब सत्ता में उनकी एंट्री पहली बार हुई तो कांग्रेस का साथ उनको मिला था। हालांकि विवादों से भी नाता थ्रू आउट जुड़ता रहा और कई घोटालों की, जैसे कलर टीवी घोटाला वगैरह, भी काफ़ी सुर्खियां बटोरता रहा। लेकिन अम्मा की शख्सियत ऐसी थी जो लोगों को अपने करीब जोड़ती रही। उनके ये कहा जाने लगा कि वो गरीबों के लिए जिस तरह से योजनाएं लेकर आ रही थी, वो लोगों को जोड़ रहा था। वैसे जयललिता की सफलता की एक बड़ी वजह यह भी रही कि पिछली बार की तरह जो इस बार उनकी री एंट्री हुई थी, जिसपे युवा मतदाताओं ने बहुत भरोसा जताया था, इस बार कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और कर्नाटक हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार की जो पुराने मामले चल रहे थे, उनमें वो बरी हो गए। उनके बाद उनके समर्थकों का जो मनोबल था वो और बढ़ता चला गया। अब ये थोड़ा सा और जयललिता के उस व्यक्तित्व को समझने के लिए काफ़ी है कि अपनी करिश्माई व्यक्तित्व का अंदाज़ा उनका किस तरह से लगाया जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बाकी राज्यों में आंधी चल रही थी और उस दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटें हासिल हुई थी। यानी ये कहा गया कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी की लहर थी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 80 में से 71 सीट खुद बीजेपी हासिल करती है, 2 उनके सहयोगी। रविंद्र त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी साहब, ये एक ऐसी चर्चा का विषय है जिस वक्त कम से कम ये एहसास होता है कि क्या करियर उन्होंने अचीव दिखाया और किस गोल को उन्होंने अचीव किया एक पॉलिटिशियन के नाते। और जो कम से कम अभी श्रद्धांजलि की तस्वीरें दिख रही है, लोगों की कनेक्टिविटी दिख रही है, जो हुजूम दिख रहा है, वो क्या दर्शाता है? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट रूप से हैं। वैसे जयललिता अपने आप में सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बल्कि वो तमिलनाडु की राजनीति में और भारतीय राजनीति में एक फेनोमेनन है।
उनका पूरा आकलन तो होगा, भविष्य में होगा, लेकिन दो बातें मुझे अभी तुरंत दिख रही हैं जिसको आपके सामने और दर्शकों से मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो है कि जयललिता ने एमजी रामचंद्रन के बाद तमिलनाडु की जनता के साथ जो सीधे अपने आप को जोड़ने यानी आइडेंटिफाई करने की जो सफलता पाई, वह भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग कर पाए, और तमिलनाडु में तो सिर्फ एमजीआर ही कर पाए। हालांकि करुणानिधि वहां मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, पर जयललिता का जो आइडेंटिफिकेशन रहा लोगों से और खासकर महिलाओं से, वह किसी और राजनेता का नहीं रहा। दूसरी जो जयललिता ने चीज अर्जित की कि उन्होंने जो गरीब लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम चलाई, उसका सीधे लाभ उनको मिला। जयललिता सिर्फ भाषणबाज नेता नहीं थी, बल्कि आम आदमी को छोटी छोटी सहायता करने वाली, मदद करने वाली और उसको लाभ करने वाली योजनाओं का जो बनाना है, उसको क्रियान्वयन, योजनाएं तो बहुत लोग बनाते हैं, पर उसका कार्यान्वयन करने वाली नेता रही हैं। इसलिए उनको, उनके साथ जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है। अच्छा, ये जन सैलाब की बात हुई, मतलब आज की स्थिति में कम से कम जयललिता के ना होने के बाद कितना बड़ा वैक्यूम आप फील कर सकते हैं, ना सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में, एआईआईडीएमके के प्रेजेंस में, एज वेल एज मैं कहूंगा कि देश की सियासत में। क्योंकि वो वक्त मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, यूपी में 80 में से 71 सीट बीजेपी और 2 उनके सहयोगी दल जीत रहे थे, उस वक्त तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटें किसने जीती? तो वो थी जयललिता। तो अगर ये ऑरा था, ये पर्सनालिटी थी, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, उस वैक्यूम को कैसे फिलअप किया जाए? देखिए, मैं दो नेताओं की तुलना तो नहीं करूंगा अभी, और उचित भी नहीं होगा, ये उचित अवसर भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भले जयललिता तमिलनाडु की राजनेता थी या कि मुख्यमंत्री थी, पर उनकी उपस्थिति भारतीय थी, अखिल भारतीय थी। देखिए, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक क्षेत्रीय पार्टी है, तमिलनाडु और पांडिचेरी में उसकी उपस्थिति है, लेकिन वो अखिल भारतीय है। अन्ना द्रमुक राजनीति को, वैसे तो एमजीआर ने उसको अखिल भारतीय बनाया था, पर उसकी तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति को अखिल भारतीयता से जोड़ने और बढ़ाने का जो काम है, वो जयललिता ने किया था। और जयललिता, मैं बताऊंगा आपको, बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी, बहुत सुष्ठु हिंदी बोलती थी। मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, और यह बात जरूर है कि वो दक्षिण की राजनीति में थी, पर तमिलनाडु की जो दक्षिण की राजनीति में जो रेटोरिक रहा है, उससे अलग जाकर के ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा अभी कहना नामुमकिन है, मुश्किल है, कठिन, नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अन्ना द्रमुक को बचाना बड़ा मुश्किल है। अन्ना द्रमुक जिस स्थिति में है, क्योंकि करिश्माटिक लीडर जो होते हैं, करिश्माटिक लीडर, उनके जाने के बाद जो रिक्ति होती है, उसको भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह मुश्किल होगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति तो उनकी खलेगी। अब कितनी खलेगी, क्या खलेगी, ये भविष्य बताएगा। थोड़ा सा इनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में थोड़ा सा मैं रविंद्र जी चाहूंगा कि चर्चा करें, दर्शकों को भी उसमें जोड़ें, क्योंकि जहां तक मैंने स्टडी किया था तो ये भी जाना था कि जिस तरह से उत्तराधिकारी की जंग, एक जद्दोजहद चलने लगी, उसमें में ऐसा भी दिखा कि उन्होंने, रामचंद्रन ने एक बार जयललिता को बाहर कर दिया, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और इन दोनों के में दो सेपरेशन दिखा, दो ग्रुप दिखा, दो गुट दिखा। और उसके बाद जब एक बार चुनाव होता है तो अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए जयललिता नेता प्रतिपक्ष भी बन जाती हैं, और वहां से शायद उदय होता है उसके बाद कांग्रेस के साथ साठगांठ, कांग्रेस के साथ जुड़ाव, और उसके बाद सत्ता के उस सफर की शुरुआत। तो जिस एज में, और तमिलनाडु की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री भी रही, तो मतलब ये एक अपने आप में आधुनिक सोच को दर्शा रहा था क्या? एक बहुत मतलब एक फ्यूचरिस्टिक और ये कह लीजिए कि लॉन्ग विजन को दर्शाने वाली शख्सियत को दिखा रहा था क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी शख्सियत है। देखिए, जयललिता के बाद मैं उस समय से अध्ययन कर रहा हूँ जब एमजीआर का निधन हुआ, और अन्ना द्रमुक में जो वर्चस्व या कहें विरासत का जो संघर्ष शुरू हुआ, और एमजी रामचंद्रन के बाद मुख्यमंत्री बनी थी जानकी रामचंद्रन, जयललिता नहीं बनी थी। जयललिता को तो उनके खिलाफ लोग सक्रिय थे, लेकिन जयललिता ने हमेशा राजनीति में एमजीआर की विरासत को पाने के लिए संघर्ष किया। वो उनको मिल नहीं गया, वो उनसे उस तरह से संबंधित तो थी नहीं,
लेकिन तमिलनाडु की जनता में यह भावना फैलाना और यह जज्बा पैदा करना कि एमजीआर की विरासत उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन नहीं बल्कि जयललिता है, यह जयललिता की उपलब्धि है। उनको विरासत दी नहीं गई थी जैसा लोग अब अपने बेटे या पत्नी को देते हैं। उन्होंने पत्नी को जो मिलने वाली विरासत जो कुछ लोग ले लेते हैं उससे अलग जाकर के अपने लिए एमजीआर का विरासत हासिल किया। यह जयललिता की संघर्षशीलता और उनकी कल्पनाशीलता दोनों थी। जयललिता का उत्तर भारत से संघर्ष थोड़ा सा मुश्किल है उनको आंकना, लेकिन जो लोग तमिलनाडु की राजनीति को पिछले 40 वर्षों से देख रहे हैं वे जानते हैं कि जयललिता हमेशा संघर्षों में रही। उनके खिलाफ शुरू में तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में संघर्ष था, उसके बाद द्रमुक से, और करुणानिधि भी एक बहुत बड़े टावरिंग पर्सनालिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी शख्सियत, वो भी बड़े शख्सियत हैं, द्रमुक की राजनीति के भी और राष्ट्रीय राजनीति के भी। वैसे बड़े शख्सियत को जो अन्ना दुराई के बाद मुख्यमंत्री बना हो, उसके बरक्स जयललिता ने अपने आप को स्थापित किया और तमिलनाडु की राजनीति में उन्होंने अपने डोमिनेशन स्थापित किया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने बड़ा अच्छे से क्लियर किया। मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और एलिब्रेट करवाऊंगा। करुणानिधि की शख्सियत की बात आपने कही कि 92 इयर्स और 68 इयर्स का जब एक फाइट दिखा तो युवा मतदाताओं ने उस समय जयललिता पे भरोसा किया। और अमूमन ये देखा गया, जो कैलकुलेटिव स्टडीज भी मैंने देखी तो उसमें ये दिखा कि एआईडीएमके और डीएमके के बीच ये फाइट होता रहता है, एक कंसिस्टेंट फाइट दिखा जयललिता की शख्सियत। अब यहाँ के बाद क्या दिखता है? एआईडीएमके का प्रेजेंस या फिर उसके बाद उत्तराधिकारी को लेकर जद्दोजहद? हालांकि पन्नीर सेल्वम ने यहाँ पे अपनी जवाबदेही को सुचारू ढंग से किया और पार्टी में बड़ी डिसिप्लिन की स्थिति भी दिखी, लेकिन फिर इसके आगे क्या विजन दिख पा रहा है? नहीं, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक करिश्मेटिक लीडर का जब चले जाता है हमारे बीच से तो उसके उत्तराधिकार को लेकर के इतनी जल्दी बड़ा मुश्किल है कहना। मैं तो कम से कम नहीं कह पाऊंगा। मैं अभी इस तरह से अपने आप को भविष्य दृष्टा नहीं मानता, और दुनिया का इतिहास देखें तो ये आसान भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री बन जाना किसी और का एक अलग बात होती है, लेकिन उस विरासत को संभालना या पाना या अर्जित करना एक दूसरी बड़ी बात होती है। अभी तो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी मुश्किल है कि जयललिता की इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी है कि उसके सामने वो कहाँ टिकेंगे, कैसे टिकेंगे। उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वे नहीं टिक पाएंगे, हो सकता है वो टिक भी जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। तो द्रमुक को सामना करना उतना मुश्किल नहीं है जितना जयललिता का अपने जो प्रशंसक हैं, उनका जो फैन है तमिलनाडु में, उनके जो उनको एक अम्मा मानने वालों की इतनी बड़ा संख्या है, उसको कैसे पूर्वक। देखिए भगवान की एक छवि होती है, भगवान की छवि जो बैठी होती है, भक्त उस छवि पर पूजा करता है। जब वो छवि गायब हो जाती है तो बड़ा मुश्किल है कि नया भगवान जो आएगा वो क्या होगा उसका। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि अभी मेरे लिए बहुत जल्दी होगी कि मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नए मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अन्ना द्रमुक और जयललिता सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, फिनोमेना है, और जो भारतीय राजनीति में कभी कभी हो जाते हैं वो सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट नहीं है, वो उस अतिरिक्त चीज है। तो इसलिए अभी मैं बिल्कुल चलिए आपसे नहीं कह पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और कुछ यादों को भी साझा किया। लेकिन ये ज़रूर है, अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि जयललिता की शख्सियत क्या थी। उसका अंदाज़ा तो कम से कम ये तस्वीरें बताने को काफ़ी है, लेकिन थोड़ी सी एक दिलचस्प कहानी है वो इस वक्त जोड़ना ज़रूरी हो जाता है कि जयललिता न सिर्फ तमिलनाडु में पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कि सबसे कम उम्र की तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनी। और एक खास बात यह भी है कि ग्लैमर की दुनिया के दरवाजे उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए मुख्यमंत्री बनने के बाद। जो उस ग्लैमर से ही जुड़ी हुई थी, वो एक आर्टिस्ट थी, एक अभिनेत्री थी। भारतीय हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया धर्मेंद्र के साथ। उन्होंने राजनीति में आने के बाद ग्लैमर के दरवाजे बंद कर दिए। ना ही वो मेकअप लगाती थी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था, और पुराने दिनों को वो याद भी नहीं करती थी। वो सादी साड़ी पहनती थी और यहाँ तक कि फिल्मी दिनों के दोस्तों के बुलावे पर किसी कार्यक्रम में भी नहीं जाती थी। हालांकि इस बीच देखिए पॉलिटिकल सुब्रतो मुखर्जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सुब्रतो साहब, जयललिता की कुछ खास और पहलुओं पे हम चर्चा कर रहे थे
और उन्हीं की मतलब क्योंकि ये अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, दर्शकों को भी उन तस्वीरों से हम जोड़ रहे हैं और जिस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ या जनसैलाब या हुजूम इसको कह लीजिए वो देखने को मिल रहा है, तो ये कम से कम दर्शाता है कि लोग किस तरह से कनेक्ट थे अम्मा माँ। और ख़ास बात ये भी है कि उनको खुदा के रूप में, भगवान के रूप में भी पूछते थे। ऐसी कनेक्टिविटी कम से कम इस वक्त में कैसे? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। जो कतार हम देख रहे हैं वो दिल से श्रद्धा बोलने के लिए गए हुए हैं। ये नहीं है कि लोग आके खड़ा कर दिया और ऐसा रोने जा रहे हैं जैसे घर का कोई एक नियर रिलेटिव का देहांत हो गया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो 6 दफा मुख्यमंत्री बनना है इससे एक रिकॉर्ड है, और उससे भी और एक जो चीज है, जो जयललिता का जो पहले रूप था और बाकी जो 10 साल में पीछे का आप देखेंगे बड़ी मैच्योर लीडरशिप आई। ये जो अम्मा इडली, अम्मा मेडिसिन, अम्मा पानी, इससे ये हुआ कि जो लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि रेस्टोरेंट कैसे होता है अंदर से देखने का, उनको भी लगा कि अब हमारी परिचय इसके साथ है। इसके साथ उन्होंने अनेक काम किया। जो दुनिया इस तरह जा रही थी उसमें लोगों को बताया, भाई ये नहीं कि पब्लिक स्कूल में जाके ही अंग्रेजी सीखना होगा, और हर स्कूल में अनिवार्य किया कि आपको अंग्रेजी सिखाया जाएगा। तो एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं वो तो पहले ही महिला में बहुत साल, देखिए आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था तमिलनाडु में, उसका ही आगे जयललिता ले गई। इनके जो बहुत बड़ा लीनियस था, आपको पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि और जयललिता, एमजीआर, इसी क्रम में चला के वो एक इतना अच्छा सोशल बेसिस तमिलनाडु को बनाया कि ह्यूमन मानव जैसे विकास का जो दर है वो तमिलनाडु में करीबन प्रथम दर्जा में पहुंच गया। तो इसलिए उनका जो लीडरशिप था वो बहुत मैच्योर्ड हो गया था, एक परिणत हो गया था, और इसीलिए जब उनका देहांत हुआ तो लोग सोच रहे हैं शायद और भी 10, 12, 15 साल रहती तो शायद और भी चमत्कार करके दिखाती। अच्छा मुखर्जी साहब, मतलब ये तो देखिए हम तो थोड़ा स्टडी ही कर सकते हैं, लेकिन शायद आपके अनुभव में ये चीज़ें हुई होंगी कि कैसे उन्होंने अपने आप की पहचान इस पॉलिटिक्स में बनाई, और जहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ ये थी कि आपका बैकग्राउंड कम से कम एक किरदार को निभाता हुआ दिखाता, हालांकि पॉपुलैरिटी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी राजनीति में अपने आप को ना सिर्फ सर्वाइव करवाने की चुनौती थी बल्कि अपनी पहचान हासिल करने की भी चुनौती थी। उत्तराधिकारी की जंग भी चल रही थी, क्योंकि उन्हें मतलब ये भी बात मान लीजिए कि उन्हें सब कुछ गिफ्ट के तौर पर नहीं मिला, शिफ्ट आउट ये कहा जाता है। उन्होंने तो देखिए पहले शुरुआत जो हुआ तब भी ही लेना पड़ा, और उसके बाद में भी आपको याद होगा वो जेल भी जाना पड़ा, पर हर शहर से निकल के जो 10 साल का जो मुझे लीडरशिप लगा, मुझे बहुत अच्छा लीडरशिप लगा। क्योंकि देखिए पहला जो जीत के आई और उसके बाद दोबारा तमिलनाडु में जीतना, वो लोग सोचते थे करीबन असंभव है, और इतना बाढ़ आया था लास्ट ईयर, फिर भी वो पूरा जीत गई। ये भी बात सही है कि बाढ़ के इलाके में उनका तो काफी वोट नहीं मिला, चेन्नई सिटी में उनको एक भी सीट नहीं मिला, पर फिर भी मैं कहूंगा जो पूरा तमिलनाडु में उनका जो एक लोकप्रियता था वो घटी नहीं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका जो कनेक्ट था लोगों के साथ वो पूरा बरकरार रहा, और लोग सोचने लगे कि ये खाली एक एक्ट्रेस नहीं है, पर ये अच्छा मुख्यमंत्री है और ये तमिलनाडु को ये काफी कुछ दे सकती है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा जो उनके लिए जो लोग श्रद्धा देंगे, लोग यही सोचेंगे तो ये ज्यादा देर रहती तो और भी अच्छा होता। और मैं चलिए मुखर्जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त के दायरे में हम भी बंधे हुए हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कम से कम ये एहसास ज़रूर हो पा रहा है कि लोगों से किस कदर अम्मा जुड़ी हुई थी और लोग उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे।